गुड मॉर्निंग। हैप्पी चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज बाल दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। आज मैं चर्चा करूंगा नेपोलियनिक कोड के बारे में। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में नेपोलियनिक कोड जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में आता है। इसमें से आपको जो ऑब्जेक्टिव्स इसके हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव्स भी ऑप्शंस के रूप में देते हैं और आपको इसमें से चूज़ करना होता है कि इनमें से कौन सही है और कौन गलत है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले इस बात को जानेंगे कि नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड क्या है। आप जानते हैं 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब डायरेक्टरी रूल फ्रांस में समाप्त होता है तो उसके बाद नेपोलियन जो है फ्रांस की सत्ता पर काबिज होता है। 1799 में नेपोलियन जो है फ्रांस को अपने हाथों में लेता है। इसके बाद जो है वह कुछ उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाने का प्रयास करता है पीपल के लिए, क्योंकि लोगों से वह यह इस शर्त पे आया था कि मैं आप लोगों को इस राजतंत्र से, इस जो एरिस्टोक्रेट डेपोटिज्म फ्रांस के अंदर काबिज है उससे मैं आपको आज़ादी दिलाने का काम करूंगा। तो इसलिए जो है इन्होंने कुछ कानून बनाए, कुछ लिबरल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए। तो ये जो रूल कोड ऑफ कंडक्ट है, यही कोड ऑफ कंडक्ट जो है जो नेपोलियन के द्वारा तैयार किया गया वही कोड ऑफ कंडक्ट कहलाता है नेपोलियनिक कोड। और ये कोड ऑफ कंडक्ट पीपल के फेवर में बनाया गया था, पीपल के लिए बनाया गया था। तो सिविल का मतलब होता है पीपल, द सिटीजन। यानी नागरिक को फैसिलिटी देने के लिए, नागरिकों को, फ्रांस के नागरिकों को, साथ ही नेपोलियन जब फ्रांस की सत्ता पे काबिज होता है तो वह और भी कई एरिया को कंकर्ड करता है, विजिट करता है। तो उन सारे क्षेत्रों पर जो कानून शासित लगाए जाते हैं नेपोलियन के द्वारा, और वह कानून कहलाता है नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड। और ये जो है लागू होता है फ्रांस में 1804 में, इसीलिए इसे नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 या सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स को हम अगर जानेंगे तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स यह होगा कि फ्रांस में आपने देखा था कि सोसाइटी जो है 3 स्टेट्स में डिवाइड था, क्लर्जी, नॉबलिटी और पीजेंट्स। तो क्लर्जी और नॉबलिटी को बाय बर्थ प्रिविलेज दिया गया था। तो नेपोलियन ने कहा कि हम जो है ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ के कोड पर जो है अपनी सत्ता को चलाएंगे। इसलिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो है रिमूव प्रिविलेजेस बाय बर्थ, यानी क्लर्जी और नॉबलिटी को जो प्रिविलेज दिया गया था जन्म से ही, उनको टैक्स फ्री दिया गया था, जबकि वो टैक्स पेयर नहीं थे, वो सिर्फ टैक्स रिसीवर थे। आप जानते हैं कि टीथेस के रूप में क्लर्जी को दिया जाता था टैक्स, और टैलीज के रूप में जो है नॉबलिटी जो है टैक्स जो है वसूल करने का काम करता था। तो उसने जो है सारे प्रिविलेजेस को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। दूसरा ऑब्जेक्टिव यह है कि यह जो है इक्वलिटी बिफोर द लॉ लाता है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ यानी सबके लिए कानून समान होंगे, कानून सबके लिए क्या होंगे, समान होंगे। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। फिर जो है
राइट टू प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करता है, यानी इंट्रोड्यूस्ड राइट टू प्रॉपर्टी। पिछले क्लास में आपको हमने बताया था कि फ्रांस में कॉमन पीपल के पास प्रॉपर्टी का कोई राइट नहीं था। सारे प्रॉपर्टी पे जो अधिकार था वह नोबल फैमिली का था और वही जो है संपत्ति का मालिक होते थे। तो उन्होंने जो है जब नेपोलियन फ्रांस में आता है तो वह लोगों को भी संपत्ति का अधिकार दे दिया, संपत्ति रखने के लिए फ्री दे कर दिया। फिर जो है यह ट्रांसपोर्ट और ट्रेड और ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने के लिए या ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जो है इंप्रूव करता है, इंप्रूव्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इंप्रूव करता है। फिर जो है यह आपका देखिएगा करेंसी को इक्वलाइज करता है, इक्वलाइज करेंसी। इक्वलाइज करेंसी, वेट्स, मेजर्स, ईटीसी। यह करेंसी को क्या करता है? इक्वलाइज करता है, मेजर्स को इक्वलाइज करता है, वेट्स को जो है इक्वलाइज करता है, ताकि ट्रेडर्स को वह ट्रेड जो है फ्री कर सके। ठीक है। और अगला है रिमूव मैनोरियल ड्यूज एंड सर्फडम, यानी किसानों के ऊपर जो क्लर्जी या नॉबलिटी को जो टैक्स के रूप में किसान पे नहीं कर पाए थे, उनका जो टैक्स बकाया था, ये जो सामंती कर लिए जाते थे, यानी किसी एरिया, किसी प्रॉपर्टी का मालिक किसी उस गांव के, उस एरिया के लैंडलॉर्ड्स को दे दिया जाता था और वो लैंडलॉर्ड्स जो है कॉमन पीपल के बीच में उस प्रॉपर्टी को देते थे खेती करने के लिए और उनसे जो है टैक्स लेने का काम करते थे। तो वो जो टैक्स बकाया टैक्स था या ये सिस्टम थी जो सामंतवादी, जो सर्फडम, जो लैंडलॉर्ड्स वाली जो सिस्टम थी, उस सिस्टम को ख़त्म करता है और जो बकाए कर होते जो देते थे किसान, उन करों को वह क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है, फ्री कर देता है। फ्री फ्रॉम, इसको हम लिख सकते हैं फ्री फ्रॉम मैनोरियल ड्यूज एंड सर्फडम, यानी लोगों को आज़ाद कर देता है कि अब आपके ऊपर कोई बकाया राशि नहीं है टैक्स के रूप में, आप टैक्स पे करने से क्या हो गए हैं? फ्री हो चुके हैं। तो इस तरह से इतनी बेहतर पॉलिसी नेपोलियन जो है लोगों के लिए लाती है। तो इन पॉलिसीज़ के कारण जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो कंजर्वेटिव्स थे, उन्हें क्या लगता है? हर्ट करता है। उन्हें लगता है कि अगर जो है ये सारी व्यवस्थाएं स्थापित हो जाएगी तो हमारा जो यह क्या कह सकते हैं आप, हमारा जो यह आरामदायक जिंदगी है वह हमसे छिन जाएगा। हमारे पास जो शक्ति है, हम शक्ति विहीन हो जाएंगे। तो उन शक्तियों को फिर से रीस्टोर करने के लिए, उन शक्तियों को फिर से रीस्टोर करने के लिए जो है सारे कंजर्वेटिव्स एक होकर के नेपोलियन को युद्ध के लिए ललकारते हैं। और फिर जो है नेपोलियन के साथ युद्ध होता है, वाटरलू का युद्ध, जिसमें नेपोलियन की हार होती है और फिर जो है नेपोलियन के साथ एक कंप्रोमाइज होता है, ट्रीटी होता है, जिसे हम ट्रीटी ऑफ वियना पढ़ेंगे। लेकिन ट्रीटी ऑफ वियना पढ़ने से पहले नेपोलियन के बारे में एक और क्वेश्चन बनता है
कि नेपोलियन ने इतनी बेहतर पॉलिसी बनाई, लोगों को खुशहाल कर दिया, लोगों की जिंदगी में जो है आराम लाया, उन्हें अधिकार देने का काम किया, लेकिन फिर भी नेपोलियन वह डेमोक्रेट्स बनकर के नहीं रह पाया। वह जो है फ्रांस के लोग जो है उन्हें रिगार्ड करते थे, लेकिन फ्रांस के अलावा यूरोप के अन्य हिस्सों में नेपोलियन को सम्मान नहीं मिल पाया। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों नेपोलियन जो है पॉपुलर नहीं हो पाया फ्रांस के अलावा। तो फ्रांस के अलावा नेपोलियन पॉपुलर नहीं हो पाया, इसके पीछे भी 2-3 कारण हैं। इन कारणों को आप जान लीजिए, और यह जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि नेपोलियन पे अगर क्वेश्चन बनेगा तो नेपोलियनिक कोड और अनपॉपुलर होने का कारण फ्रांस के अलावा यूरोप के अन्य हिस्सों में जो है नेपोलियन अनपॉपुलर क्यों रहा, तो इसके पीछे कारण था कि जो है इसने सेंसरशिप लगा दिया, इंट्रोड्यूस सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप के बारे में सिर्फ इतना आप जानिए कि जो आपके पास राइट टू एक्सप्रेशन है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अपनी आइडियाज को जो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट से आप प्रश्न कर सकते हैं, इसके ऊपर उसने प्रतिबंध लगा दिया। यानी राइट टू एक्सप्रेशन का वायलेशन अगर आपको लिमिट कर दिया जाता है सत्ता के खिलाफ बोलने से, तो वह क्या है? सेंसरशिप है। सत्ता के खिलाफ जो है लिखने से, तो वह क्या है? सेंसरशिप है। यानी आप गवर्नमेंट के बियॉन्ड नहीं जा सकते, तो उसने जो है सेंसरशिप लगा दिया। दूसरा उसने क्या किया कि नेपोलियन जो था काफी एम्बिशियस जो है रूलर था, वह महत्वाकांक्षी था। वह फ्रांस के एरिया में ही अपने को सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि और पॉपुलर होना चाहता था। तो और पॉपुलर होने के लिए उसे युद्ध करना पड़ता, तो युद्ध के लिए उसे सेना चाहिए थी। तो सेना के लिए उसने क्या करा कि जो है फोर्स्ड इंस्क्रिप्शन, यानी फोर्स्ड इंस्क्रिप्शन, जबरदस्ती जो है, यानी आप कह सकते हैं रिक्रूट इन आर्मी, जबरदस्ती जो है वह लोगों को पकड़ पकड़ के सेना में भर्ती कराने लग गया। तो इससे जो है कॉमन पीपल नाखुश हो गए कि हमारे पुत्र को, क्योंकि पता है उसे कि हमारा पुत्र अगर सेना में जा रहा है तो वह कभी वापस नहीं आने वाला है। तो इस तरह से जो है, और साथ ही साथ नेपोलियन ने और भी कई तरह के टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर दिए। डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस। तो इस वजह से जो है डिफरेंट टैक्सेस लगा दिए लोगों के ऊपर। तो इस वजह से जो है फ्रांस, जो भी कंकर्ड प्लेस था नेपोलियन का, फ्रांस के अलावा जिन भी क्षेत्रों को वह जीता, उन सारे क्षेत्रों के ऊपर ये सारी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दिया गया। इन वजहों से नेपोलियन जो है अनडेमोक्रेटिक रहा, साथ ही साथ वह फ्रांस के अलावा अन्य यूरोप के हिस्सों में वह अनपॉपुलर रहा। तो आज मेरे इस क्लास से नेपोलियन से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपको आएंगे, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, क्लास 10th के, उस एग्ज़ाम में आप सारे प्रश्नों को क्रैक कर पाएंगे, मुझे बिल्कुल भरोसा है। तो आगे मैं आपको जो अगली वीडियो में, अगले पार्ट में मैं आऊँगा, ट्रीटी ऑफ वियना, या फिर इसी को हम कहते हैं वियना कांग्रेस 1815। तो वियना कांग्रेस 1815 के साथ मैं फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।